Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. ये हमारा लेक्चर है जर्नल का। जर्नल में अभी तक हम बहुत कुछ कर चुके हैं और आज बहुत कुछ करने वाले हैं। बेसिकली ये लेक्चर आपका रहेगा एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर। एडजस्टमेंट एंट्रीज समझेंगे, उसका एक क्वेश्चन जो आपके में दे रखा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज का एंड पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज समझ लेंगे। समझने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। जस्ट बी विद मी एंड गो विद द फ्लो। ओपन पेज नंबर 8.38 इन योर रिस्पेक्टिव बुक्स। रिस्पेक्टिव बुक्स मतलब टीएस ग्रेवाल वाली बुक, ठीक है। चलो, क्या इंपॉर्टेंट नोट दे दिया भाई इन्होंने। अब ना थोड़ा सिलेबस हमें जल्दी जल्दी कवर अप करना है बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर रिवीजन भी करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बता दी इन्होंने कि हम साल के एंड में, साल कब से कब तक होता है यूजुअली 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है मैम, तो हम 31 मार्च को साल के एंड में एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स आपका लास्ट चैप्टर है 11th का, हम वहां पढ़ेंगे। ये वो दिखाता है ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मिलता है। ये सारी चीजें हम वहां पढ़ने वाले हैं बेटा। बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, वो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है। ये इन्होंने लिख भी दिया है, दीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दे रखी है जिनकी जर्नल एंट्री आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना नेसेसरी है, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब पहली जर्नल एंट्री है ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट जर्नल एंट्री होती है। मैंने यूजुअली देखा है 11th क्लास में ऑलमोस्ट हर एक टीचर ये जर्नल एंट्री दे ही देता है, तो ये थोड़ा अच्छे से कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री होता क्या है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है 31 मार्च को हमारे गोडाउन या दुकान या शोरूम में कितने गुड्स ऐसे पड़े हैं जो बिके नहीं हैं, अनसोल्ड गुड्स या अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, हाँ जी, जो अभी सेल आउट नहीं हुए हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मतलब 31 मार्च को। It is valued at cost और net realizable value whichever is less। अब बच्चे ये लाइन ना अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है 11th में कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस करके हमारा प्रिंसिपल हुआ करता था, वहां हमने ये बात पढ़ी है कि हमेशा कॉस्ट को वैल्यू करते हैं कॉस्ट या एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद करनी है। स्टॉक को वैल्यू करते हैं, मैं लिख भी देती हूँ, स्टॉक को वैल्यू करते हैं या तो कॉस्ट पे या तो एनआरवी पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, जो भी लो हो कम हो, whichever is less, ठीक। जैसे कि अगर मेरी शॉप पे मार्कर पड़ा है, इस मार्कर की कीमत है 10 रुपए, कॉस्ट है 10 रुपीज जितने में हम खरीद के लाए, और मार्केट में इसकी वैल्यू आज है 15 रुपए की, तो मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड करूंगी? 10, 15, जो भी कम हो 10 रुपए पे रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। Its value is usually given as an additional information outside the trial balance। आप बहुत बार क्वेश्चन में देखोगे ये पॉइंट, आपको ना आप पूरा सिलेबस करके जब रिवाइज करोगे तब तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है जिसमें हर एक चीज के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, उसके नीचे हमें यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी होती है। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे दे रखा होता है। It is bought in the books of accounts to determine the correct gross profit or gross loss। हमें जब भी प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना होता है तो हमें ये क्लोजिंग स्टॉक कंसिडरेशन में लेना होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक की आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं अगर आपको बताऊं ये एंट्री क्यों इन्होंने फॉर्म करी, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करा बिकॉज ये हमारी असेट है, डेबिट हो गया असेट, ठीक है। ट्रेडिंग को बेटा इन्होंने क्रेडिट करा क्योंकि ये चीज इन्होंने ट्रेडिंग में डाली है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग के लिए क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम अपने परचेजेस एंड सेल्स दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब इसके डेबिट साइड में एक्सपेंस एंड लॉस दिखाएंगे
परचेजेस एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस एंड लॉस दिखाया। क्रेडिट में इनकम एंड गेन दिखाया, मतलब सेल्स वगैरह दिखाया। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ना अभी तक का हमारा गेन होता है। वाई? बिकॉज ये हमारे पास पड़ा है भाई, इसे बेचने के लिए अभी हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये तो हमारा गेन है ना, कि अभी वी हैव द स्टॉक इन आवर हैंड एंड इन द फर्दर ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू सेल इट। तो हमारा ये गेन हो गया, इसलिए ट्रेडिंग को हमने क्रेडिट करा, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। ठीक, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इसमें तो इन्होंने कोई एंट्री नहीं पूछी है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हमने वहां तो समझ ली। देखो नेक्स्ट, देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो अभी तक आपने पे नहीं करे। फॉर एग्जांपल मैं कहा जहां पे आपको पढ़ा रही हूँ, मान लेती हूँ कि ये मैंने पूरी बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे, तो ये रेंट पे बिल्डिंग ले रखी है, अब रेंट पे करने के लायबल हूं मैं, लेकिन मैंने 31 मार्च आ गई और अभी तक रेंट पे ही नहीं करा है 2 महीने का। दैट मीन्स मैंने फरवरी मार्च का रेंट पे ही नहीं करा 2 महीने का, तो मेरे सर पे ऑब्लिगेशन आई हुई है, ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट होता है, लेकिन उससे पहले आउटस्टैंडिंग लग गया कि आपने पे नहीं करा, आपकी लाइबिलिटी बन गई, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट हो जाती है। याद रखना, हमेशा लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। इन्होंने भी यही करा है। अभी मैं आपको एग्जांपल वेजेस का लेके देखते हैं। मैंने मेरी दुकान में कुछ लेबर काम करती है, कुछ काम करते हैं नौकर, तो उन्हें वेजेस पे करनी होती है। वेजेस तो हमारा खर्चा होता है, तो हमने डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं पे करती बेटा तो गले में से पैसे कम होते और मैं क्रेडिट कर देती कैश को, लेकिन मैंने पे नहीं करी, तो वो मेरी वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस बन गई है, तो वो मेरी लाइबिलिटी बन गई है। लाइबिलिटी हमारी होती है क्रेडिट। ठीक है, इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है, वेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट्स आर 55,000। ठीक है, हमने वेजेस 55,000 की डाली है इस बार वेजेस अकाउंट में। 5,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर टू बी पेड इन अप्रैल। अभी तक 5,000 की वेजेस पे नहीं करी है हमने। कौन से महीने की? मार्च के महीने की। वो हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई हैं, ये हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई हैं। ठीक है, since 5,000 as on 31 मार्च is yet to be paid, अभी तक पे नहीं करा है, it is yet to be paid, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी भाई 5,000 पे नहीं करा, 5,000 अगले साल में पे करोगे, तो ये अगले साल ले जाने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। कैसे पास करोगे? वेजेस खर्चा था, डेबिट कर दो। आपने वेजेस पे नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग वेजेस बन गई, लाइबिलिटी बन गई, क्रेडिट कर दो। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट एंट्री हो जाएगी हमारी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आगे बढ़ते हैं, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस पे। ठीक है, चलो, ये प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा अक्रूड इनकम। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? आपके घर में वो लगा होगा बेटा, जियो का रिचार्ज, पूरा जियो का वाईफाई लगा होगा पूरा। किसी के घर पे मंथली वाला प्लान होगा, किसी के घर पे ईयरली प्लान होगा, किसी के घर पे 6 मंथ्स वाला प्लान होगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ना 6 मंथ वाला प्लान होता है, तो उसमें क्या होता है कि 6 मंथ से पहले ही आपको रिचार्ज करवाना होता है। पूरा आपका 6 मंथ का पैकेज रहेगा, उसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी भाई, टीवी की और अपना ये फोन चलाने की, और उसमें काफी सारे सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप पहले ही पे कर रहे हो और इसका बेनिफिट बाद में उठाओगे। एक खर्चा आपने आज की तारीख पे कर लिया, लेकिन आप इसका बेनिफिट कब उठाने वाले हो? आगे आने वाले 6 महीने उठाने वाले हो। तो इट इज लाइक यू हैव प्रीपेड फॉर द एक्सपेंस इटसेल्फ। अभी से ही पेमेंट करके रख दिया है भाई, अब बस हमें उसका बेनिफिट उठाना है इतने आगे आने वाले महीनों में। खर्चा तो मैंने कर ही दिया है, तो इसका भी एडजस्टमेंट होता है। अब बुक का एग्जाम्पल ही लेके चलूंगी मैं कि तुम्हें वो भी समझ में आता रहे। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हाँ भैया पेड, मैंने एडवांस में पे कर दिए। एक्सपेंसेस दैट आर ऑफ नेक्स्ट ईयर बट पेड इन द करंट ईयर। अब इन्होंने एग्जाम्पल में एक थोड़ा सा चेंज ये हो गया है। अगर आप, मैं मान लो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, मैंने अपना रिचार्ज कराया है फर्स्ट मार्च को रिचार्ज कराया है, तो 1 महीने तो बेटा 1 मार्च इस साल का है, बाकी 5 महीने अगले साल के हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक रहेगा वो रिचार्ज। तो 5 मंथ्स का रिचार्ज मैंने अगले साल के लिए करा दिया ना, दैट मीन्स कि मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना, मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी इस एक्सपेंस की। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? मेरे को पहले तो एक बात बताओ, जब मैंने एक्सपेंस का प्रीपेमेंट कर दिया है, आगे जाके मैं इसके बेनिफिट्स एंजॉय करने वाली हूँ, तो ये मेरे लिए एक असेट बन गई।
क्या आपको ऐसा लगता है ये मेरे लिए एक एसेट बन गई? एसेट को तो डेबिट किया जाता है, सो मैं डेबिट कर दूंगी प्रीपेड एक्सपेंस नामक अकाउंट को, ठीक है। और ये हमारा एक्सपेंस कहाँ से आया, ये कहाँ से मैंने वो जो मेरा खर्चा था, जो खर्चा आगे जाके होता मेरा, वो खर्चा मेरा कम हो गया नेट का। तो जब खर्चा कम होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, या फिर इनका ही एग्जाम्पल लें, चलो इनका ही एग्जाम्पल ले लो भाई, इंश्योरेंस वाला। 1 जुलाई 2022 को 12,000 पे करें इंश्योरेंस प्रीमियम के, बस अभी तक रेलेवेंट लाइन ये है। 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 12,000 का, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए पेमेंट करा, मतलब बेटा कौन से पीरियड के लिए? 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक का पेमेंट करा। समझ में आती है बात? अब एक बात बताओ बेटा, हमारे फाइनल अकाउंट्स बंद कब हो जाएंगे? 31 मार्च को। 31 मार्च इन दोनों डेट के कहीं बीच में आ रही है, तो 31 मार्च के बाद कितने महीने आ रहे हैं ऐसे जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर चुके हो? मैम मार्च के बाद ना अप्रैल मई जून, जून में एंड हो जा रहा है, मतलब 3 महीने का एडवांस हमने पे कर दिया है। 3 महीने का एडवांस, यहाँ पे लिखती हूँ 3 मंथ्स एडवांस प्रीमियम पेड। समझ आया कैसे निकाला? पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च के बाद 30 जून तक का पे कर रखा है, तो भैया अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने का हमारा एडवांस प्रीमियम पेड है। इसकी ही मुझे जर्नल एंट्री करनी है। ये मेरा एडवांस प्रीमियम है, मेरी असेट है, असेट को करूंगी मैं डेबिट, एंड इसकी वजह से, इस असेट की वजह से मेरे को आगे जाके एक्सपेंस बियर नहीं करना, मेरा एक्सपेंडिचर कम हो गया। एक्सपेंस डेबिट होता है, वो कम हो गया तो क्रेडिट हो गया, बस इतना सिंपल है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मेरी असेट गई, डेबिट हो गई, और जो मेरा आगे जाके खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, मेरा एक्सपेंस कम हो गया तो क्रेडिट हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने हजार से बेटा? अब अमाउंट फिगर ढूंढना जरा। 12 महीने के लिए इन्होंने 12,000 की पेमेंट करी, तो हर महीने का इंश्योरेंस 1,000 हुआ। लिख दूं क्या, या आता है ये? अब देखो जगह नहीं है यहाँ पे, मैं आपको इतना अंडरस्टूड है, आपको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये 12,000 का पूरा प्रीमियम था, 1 महीने का, पूरे 12 महीने का था, तो 1 महीने का 1,000 हो गया। और कितना प्रीपेमेंट था? 3 महीने का, अप्रैल मई एंड जून, 3 मंथ्स का हमारा प्रीपेमेंट हो गया 3,000। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एक और बार समझाऊं क्या? देखो सुनो, मेरा कोई खर्चा था, मैंने उस खर्चे का प्रीपेमेंट कर दिया, तो मैंने खर्चे को कम कर दिया तो खर्चा मेरा क्रेडिट हो जाएगा, तभी मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट कर दिया है। सेकेंड ऑफ ऑल बेटा, जो खर्चे की प्रीपेमेंट कर दी तो मेरे लिए तो वो असेट बन गई ना वो चीज, कि आगे जाके पेमेंट नहीं करनी है और बेनिफिट एंजॉय करना है बस, तो वो असेट को मैं डेबिट कर दूंगी। अब यहीं पे बेटा सैलरी होती है एडवांस में दी हुई, तो आप क्या करते? आप करते सैलरी पेड इन एडवांस टू सैलरी अकाउंट। अगर आपने यहाँ वेजेस दे रखी होती है एडवांस में, तो क्या करते? आप करते प्रीपेड वेजेस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट, ऐसे एंट्री करते। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, 4th वाले पे, अक्रूड इनकम। ये ना बहुत सारे बच्चे ना पूरी 11th कर लेते हैं, तब भी पूछते रहते हैं अक्रूड का मतलब क्या है, अक्रूड का मतलब क्या है। अब एक ही बार ध्यान लगा के अक्रूड का मतलब सुन लो। यहाँ पे अक्रूड इनकम या इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इसमें आप अपना एग्जाम्पल मान लो, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, मैं मान रही हूँ भाई कि मैं आपको 3,000 रुपीज मंथ में पढ़ा रही हूँ, ठीक, और मैं आपसे कहती हूँ ऐसा है, अब भैया इतने महीने हो गए पढ़ाते हुए, मैंने तो इनकम अर्न कर ली है, 3 महीने से पढ़ा रही हूँ मैं, 3,000 इंटू 3, 9,000 रुपए मैं कमा चुकी हूँ, तुमने मुझे दिए नहीं है, मतलब आई हैव अर्नड द इनकम बट आई हैव नॉट रिसीव्ड इट। इसे मैं कहती हूँ अक्रूड इनकम अपनी। अब ये जो मेरी अक्रूड इनकम है ना भैया, तुमने मेरे को देनी है, ये इनकम मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए ये असेट हुई। असेट को क्या करूंगी, असेट को मैं डेबिट करती हूँ, तो अक्रूड इनकम को करा डेबिट, बाय बिकॉज इट इज एन असेट, तो डेबिट हो गई है, ठीक है। और बेटा मेरी तो इनकम हुई है ना, तो इनकम तो क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। अब एक एग्जाम्पल लेना, ट्यूशन फी का एग्जाम्पल लो, ठीक है। ट्यूशन फी में मैं आपको कह रही हूँ, अभी तक आपने 3 महीने पढ़ लिए, दैट मीन्स 9,000 हो गया, आपको 9,000 का पेमेंट करना है। तो आप मेरे लिए क्या हो गया ये बेटा, 9,000 मेरी असेट हो गया, मैंने अक्रूड इनकम लिखी, असेट लिखी 9,000 से, टू मेरी इनकम बुक करनी है मेरे, तो इनकम किस नाम की है, टू फीस, तो अक्रूड ट्यूशन फीस
डेबिट 9,000 टू ट्यूशन फी 9,000, ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई. अक्रूड ट्यूशन फी इज एन एसेट, सो इट इज डेबिटेड बाय 9,000 एंड टू ट्यूशन फी इज माई इनकम, सो इट इज क्रेडिटेड बाय 9,000. इनका एग्जाम्पल देखें. इनकम विच हैज बीन अर्न बट इज नॉट रिसीव्ड और हैज नॉट बिकम ड्यू इज कॉल्ड अक्रूड इनकम. जो इनकम आपने कमा तो ली है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है या अभी तक आपकी ड्यू नहीं हुई है, तो वो अक्रूड इनकम कहलाएगी. एग्जाम्पल है कि आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब उस पर आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, आपकी इनकम होती है वो. से इंटरेस्ट आपको 31 मार्च तक का मिल रहा है, बट अभी तक वो 31 मार्च को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट, लेकिन उसकी ड्यू डेट ना 30 जून को आती है, मतलब नेक्स्ट ईयर ड्यू डेट आएगी उसकी. तो आप कहोगे यार अभी तक तो जितना कमाया है वो तो मेरी इनकम होनी चाहिए ना, वो तो रिकॉर्ड होनी चाहिए ना. तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड करके रख लो, इट इज एन एसेट फॉर यू. सो आप अक्रूड क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इनकम मतलब अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे एंड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अपनी इनकम को बुक कर लोगे बाय क्रेडिटिंग. इतना इजी है ये. क्वेश्चन में आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्या ये पेज हो गया खत्म, फिनिश? चलो जी, ये तो प्रोग्राम. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. नेक्स्ट पेजेस आर पेज नंबर 8.39 पे आ जाओ. थोड़ा सा ना मेरा ये बुक का प्रिंटिंग ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश लग रहा है एट द कॉर्नर्स, बट यू मे एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर बुक. ठीक, कौन सा पॉइंट आ गया हमारा? 5th पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम. अच्छा भाई, तुम्हें पढ़ाया नहीं, मैंने पैसे लेके रख लिए अपने पास पहले ही. वाह 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 वाह, पढ़ाया नहीं है, पैसे लेके रख लिए हैं, तो मेरे ऊपर तो लाइबिलिटी आ गई ना कि मुझे आगे जाके तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा. अभी तक मैंने ये इनकम अर्न नहीं करी है और अपने जेब में रख ली है, तो लाइबिलिटी बुक करूंगी मैं. किस नाम से लाइबिलिटी बुक करूंगी? ट्यूशन फी रिसीव्ड इन एडवांस नाम से लाइबिलिटी बुक कर लूंगी. और डेबिट किसे करूंगी बेटा? डेबिट अपनी इनकम को करूंगी, क्योंकि अभी तक ये मेरी इनकम बनी नहीं है, ट्यूशन फी मेरी इनकम बनी नहीं है, तो इनकम को मैंने करा कम, इनकम क्रेडिट होती है. इनकम को कम करोगे तो डेबिट कर दोगे, ठीक है, और अपनी लाइबिलिटी बुक कर लोगे. एक बार इनका एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं, उसमें थोड़ा मैं आपको लिखा के भी समझा सकती हूँ. ठीक है, यहाँ लिखा है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड. आपने इनकम मिल तो गई आपको, लेकिन अभी तक आपने उसे अर्न नहीं करी है. दैट इज अगेंस्ट विच सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज येट टू बी मेड. आपने किसी कस्टमर से एडवांस ले लिया, उसे आपने सामान नहीं दिया. मैंने कोई स्टेशनरी परचेज करने वाला आया, मैंने उससे बोला आपका तो खाता चलता रहता है भाई, आप लोग खरीदते रहते हो, ऐसा है 1000 रुपए दे जाओ और सामान ले जाना बाद में. तो मैंने 1000 रुपए तो ले लिए उससे, लेकिन अभी तक उस बेचारे को मैंने सामान नहीं दिया. तो मेरे सर पे बेटा ऑब्लिगेशन है, बिकॉज आई हैव टू डिलीवर दैट 1000 रुपीज गुड्स टू हिम इन फ्यूचर. ठीक है, तो ऑब्लिगेशन को क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी को, और अपनी इनकम को हम कम कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इनकम बुक नहीं कर सकते हैं. इनकम को कम करते हैं तो डेबिट कर देते हैं. इनका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट. बिल्डिंग रेंट पे दी है 2.4 लाख पर एनम पे. पर एनम का मतलब है पूरे ईयर पे, तो एक महीने का निकाल सकते हो भाई, 2,40,000 पूरे साल का है, तो एक महीने का कितना हो गया? 20,000 रेंट हो गया एक महीने का. ठीक, बट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रिसीव कर लिए आपने टूवर्ड्स रेंट. अच्छा, लेने थे 2,40,000, ले लिए 3 लाख भाई, सीधा 60,000 ज्यादा ले लिए. 60,000 जो एडवांस इनकम ले ली वो क्या है? वो आपकी ऑब्लिगेशन है. आपने रेंट ले लिया है और अभी आपको आगे जाके अब उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ेगी उतने टाइम के लिए. बताना, एक महीने का रेंट 20,000 था, 60,000 कितने महीने का होगा? 3 महीने का. तो मार्च एंड होने के बाद 3 महीने कितने हुए? अप्रैल, मई एंड जून. अप्रैल, मई एंड जून में आपको उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ेगी. तो आपने एडवांस में रेंट रिसीव करा, आपकी लाइबिलिटी है, बुक योर लाइबिलिटी, क्रेडिट लाइबिलिटी हो गई. ठीक है, और बेटा आपकी जो इनकम थी, इनकम अभी तक आपने बुक नहीं करनी है, आपने रेंट रिसीव करा है एडवांस में, वो जो इनकम है, इनकम को कम करो. इनकम तो क्रेडिट होती है मैम, इनकम को अगर मैं कम कर दूंगी तो वो डेबिट हो जाएगी. दिस इज द रीजन ओवर हियर. ठीक है, ये थोड़े प्रैक्टिस से आएंगे, एक साथ इतने सारे एडजस्टमेंट्स दे दिए हैं. अब वो बच्चा भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग. अगर आप ऐसे एक एक समझोगे ना और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ आता रहेगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. चलो तुम ब्रेक ले लो भैया, पानी वानी पी लो, वरना अभी तक तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. थोड़ा इतने सारे एडजस्टमेंट्स एक साथ आ गए, थोड़े नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए.
मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तुम पॉज करके थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। उसमें हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी फिक्स्ड असेट में ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है ओवर द ईयर। आप जैसे जैसे एक असेट को यूज करते हो, जब आप उसका यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम होती रहेगी या फिर उसमें कुछ ना कुछ खराबी आती रहेगी। तो ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स्ड असेट, जब आप फिक्स्ड असेट यूज करते हो, वैल्यू ऑफ दीज असेट डिक्रीजेस। हर साल इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। ये फॉल जो होता है आपकी वैल्यू में, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा एक खर्चा हुआ बच्चे। जब वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा या लॉस हुआ, बिकॉज हमारी वैल्यू असेट की कम होती जा रही है। सो डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट करा, वाई? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका पूरा एक अलग चैप्टर है डेप्रिसिएशन, वो आप पूरा पढ़ोगे, उसमें पूरा मशीन खरीदना, बेचना, डेप लगाना, ये सारी चीजें आएंगी। और डेप्रिसिएशन किस पे लगी? डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हुआ, हमारी एसेट की वैल्यू कम हुई, और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तब वो क्रेडिट हो जाता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भाई। चलो यहाँ पे आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। बहुत फालतू की चीजें भी दे दी है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, मैं इग्नोर करने को कह दूंगी आपको। ये 12th में आएंगी, अभी नहीं आएंगी आपके सिलेबस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है भाई? कैपिटल का मतलब जो प्रोपराइटर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है या कोई असेट लगा रखी है। अब प्रोपराइटर बिजनेस ओनर कहेगा यार मैंने इतना कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, पैसे इन्वेस्ट करे, असेट्स इन्वेस्ट करे, इसके बदले बिजनेस को मुझे तो कुछ देना चाहिए। बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन। तो बिजनेस कहता है हाँ भाई इस इंसान ने बहुत कुछ दिया है मेरे को, तो मैं ना इसे इसके बदले इसकी कैपिटल के ऊपर इसे ब्याज दिया करूंगा, इसे इंटरेस्ट दिया करूंगा। ठीक, अब आप खुद सोचो, आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बिजनेस के लिए आप अपने आप को बिजनेस मान के चलना, ठीक है? आप बिजनेस ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो, आपका एक्सपेंस हुआ ये, हाँ जी एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दो, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बेटा ये दे किसे रहे हो आप? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे दे रहे हो? कैपिटल वाले को दे रहे हो। तो कैपिटल इज द रिसीवर इन दिस केस, बट कैपिटल मेरी बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। ठीक, बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। सो आई एम क्लियर विद दिस ओवर हियर। ठीक, आगे लिखा है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है अभी, ये बिल्कुल 12th का है। तो आई एम इग्नोरिंग दिस ओवर हियर बिकॉज ये आपके काम का है ही नहीं, आपके 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सो आई एम नॉट एंटरटेनिंग दिस टॉपिक ओवर हियर। एंड अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो नीचे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, आ जाओ भाई नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 8.40 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला टॉपिक। अभी पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो जरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे पढ़ना है, और एक इनका मिस्टेक भी बताती हूँ जो हमारा थोड़ा सा सीबीएसई में ट्रीटमेंट अलग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि बिजनेस ओनर या प्रोपराइटर बिजनेस में से कोई चीजें निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो जब वो विड्रॉ करता है ना तो बिजनेस कहता है ये मेरा नुकसान है। अब देख तूने पैसे मेरे को दिए थे कैपिटल, मैंने तेरे को उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, अब तू मेरे से पैसे ले रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो चल अब तू ड्रॉइंग्स पे मेरे को इंटरेस्ट दे। मतलब कि अब बिजनेस ओनर हमें बिजनेस को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दे रहा है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस की हो गई इनकम, तो वह क्रेडिट कर देगा ऑल दी इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब बेटा ये इनकम एंड गेन्स इसे कौन दे रहा है? इसे बिजनेस ओनर दे रहा है, कैपिटल जिसका नाम है कैपिटल दे रहा है। अब वो जो कैपिटल वाला दे रहा है इंसान, बिजनेस ओनर इसे दे रहा है, तो बिजनेस ओनर का यहाँ पे बिजनेस ओनर की कैपिटल कम हो रही है क्योंकि उसे अपने कैपिटल में से निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ रहा है। तो कैपिटल जब कम होती है तब हम उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है इन्होंने, ये भी 12th का ही टॉपिक है पता है।
डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सुन लो, अब 2-3 लाइनें लिखी हैं। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। आप ड्राइंग कर रहे हो किसमें से? कैपिटल में से। मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट करे, उस 1 लाख में से मैं 30,000 निकाल रही हूँ, तो मैं कहूंगी उसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। आप अपने कैपिटल में से निकाल ले रहे हो। क्या निकाल ले रहे हो? आप अपने कैपिटल में से पूरा ड्राइंग कर ले रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? इसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलना है ना, वो अफेक्ट होगा। जहां आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 1 लाख पे मिलता, अब आपको वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा फ्रॉम द डेट जब से आपने 30,000 विड्रॉ करे अपनी कैपिटल में से। तो 1 लाख में 30,000 कम हुआ, 70,000 बचे, तो अब आपको 70,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों दे दिया, इसका कोई भी यूज नहीं है तुम्हारे ये वाले चैप्टर में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि बिजनेस ने प्रॉफिट, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करा, वेल एंड गुड। बिजनेस ने उस साल प्रॉफिट कमाया 50,000 का, उसमें से मैंने 10,000 ले लिया, तो वो मैंने प्रॉफिट में से निकाला है, अपने कैपिटल में से नहीं निकाला है, ठीक है। प्रॉफिट में से निकाला, कैपिटल में से नहीं निकाला। तो ये क्या होगा? ये मेरा होगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉट रेलिवेंट फॉर 12 वो 11, बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। आगे जाके पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें 12th में, और वहां पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आएगा, यहाँ कुछ नहीं है। अब मैंने आपका कॉन्सेप्ट तो भाई कवर करा दिया है पूरा। अब द थिंग इज, एक सेकेंड, अब इसका क्वेश्चन कवर करना है हमें। तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? इसमें और तो कुछ नहीं है। हाँ, इलिस्ट्रेशन ही है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट से। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 ओपन करो। आ जाओ भाई अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, एडजस्टमेंट एंट्रीज पे। मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ शायद बता रही थी, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट सुन लो जरा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ना बेटा इन्होंने क्या करा था, कैपिटल को डेबिट कर दिया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब इस बार क्या होगा? इस बार हमें प्रोप्राइटर देने वाला है इंटरेस्ट। तो बिजनेस की इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसने तो क्रेडिट कर लिया अपना, ठीक। और उसे ये इनकम किसने दी? कैपिटल ने दी। तो कैपिटल ने जब इंटरेस्ट दिया तो उस बेचारे की कैपिटल कम हो गई ना, कैपिटल कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया था हमने। लेकिन बहुत सारी बुक्स में एंड सीबीएसई के आंसर में भी कभी कभार वो कैपिटल की जगह यहाँ ड्रॉइंग्स लिख देते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी बुक में उन्होंने ड्राइंग्स भी लिख रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहली जर्नल एंट्री क्या लिखा है? पास जर्नल एंट्री वही कर रहे हैं भाई। एडजस्टमेंट कर दो 31 मार्च पे, ठीक है। इनका एडजस्टमेंट करना है सारी एंट्रीज का 31 मार्च, मतलब ये हमारा एंड डेट है अकाउंटिंग ईयर का। पहला वाला, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब 10,000 का इंटरेस्ट मिलना है लेकिन अभी तक मिला ही नहीं है, हमने कमा लिया है इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि मैं अर्न कर चुकी हूँ लेकिन मिला नहीं है। तो अर्न कर लिया है ना, तो आप इसे असेट बुक कर लो, अक्रूड इंटरेस्ट मान लो, इसे अपनी असेट बुक कर लो 10,000 से। और ये हमारी इनकम होगी इंटरेस्ट रिसीव्ड, सो इनकम क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट कर दो 10,000 से। क्या रीजन रहा भाई यहाँ पे? रीजन था अक्रूड इंटरेस्ट मेरी असेट है, असेट डेबिट हो गई, और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। बेटा सैलरीज देनी है स्टाफ को 50,000, 31 मार्च को हमें सैलरी देनी है 50,000। अब भाई अगर एंड तक नहीं दिया, इन्होंने बोला एडजस्टमेंट कर दो, मतलब आगे जाके देंगे, आगे जाके देंगे मतलब इन्होंने अपना ये खर्चा सैलरीज जो थी इसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी बना लिया है कि आगे जाके पेमेंट करनी है। तो ये तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज बन गई। मैं आउटस्टैंडिंग ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है, तुम लोग पूरा लिख के आना एग्जाम में। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई कितने की? 50,000 की। तो ये हमारा खर्चा था ना, खर्चा सैलरीज को डेबिट कर दो। क्या रहेगा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन? सैलरी डेबिट हुआ, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो गई हमारी
क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। बहुत इजी है ये, चलो समझते चलो मेरे साथ साथ में ही, मैंने अभी शुरुआत में तभी थ्योरी करा दिया आपको। थर्ड है बेटा, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, जितना भी हमने रेंट पे करा इस साल, 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब मैंने पूरे साल में जितना रेंट पे करा उसमें से 5,000 रुपए का रेंट नेक्स्ट ईयर का है। दैट मीन्स मैंने नेक्स्ट ईयर में कोई रेंट नहीं पे करना है 5,000 का, तो ये तो मेरा प्रीपेड रेंट हो गया, मैंने पहले से ही पे कर दिया, मेरी असेट बन गई। हाँ जी बिल्कुल आपकी असेट बन गई। आप प्रीपेड रेंट नाम की एक असेट बुक कर लो। कितने हजार से? 5,000 से प्रीपेड रेंट मेरी असेट बन गई। तो बेटा मेरे प्रीपेड रेंट असेट बन गई, इसका मतलब मेरे को आगे जाके जो रेंट का खर्चा होना था, जो एक्सपेंस होना था, वो नहीं होगा। एक्सपेंस डेबिट होता है और वही एक्सपेंस आपका कम हो गया है, तो हम उस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। क्या रीजन रहेगा यहाँ पे? रेंट को क्रेडिट करा बिकॉज एक्सपेंस जो था ना वो अब अगले साल नहीं देना पड़ेगा, कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। प्रीपेड रेंट को डेबिट करा क्योंकि हमारी असेट बन गई, सो डेबिट हो गया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट पे आए, फोर्थ वाला है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाना है मैम फर्नीचर पे, एंट्री तो हम यहीं बना देते हैं इसकी। फर्नीचर पे डेप लगना है आपका, डेप लॉस होता है, तो डेप को करिए आप डेबिट, और इससे फर्नीचर असेट कम हो गया तो असेट तो डेबिट होता है, कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया। कितना लगाना है? 10% लगाना है 1 लाख पे, तो 1 लाख का 10% 10,000 एंड 10,000। रीजन भी यही लिखवा दूं, डेप मेरा लॉस है, डेबिट लॉस कर दो, एंड फर्नीचर मेरी असेट है, असेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप लग रहा है, सो क्रेडिट हो गया। ठीक है, इजी है ना। फिफ्थ वाला पॉइंट देखो बच्चों, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। हमने गुड्स यूज करे हैं, मतलब हमने परचेज करे हुआ सामान यूज करा है, अपना परचेज करा हुआ सामान यूज करा है फर्नीचर बनाने में, जिसको हम बेचते 5,000 पे और उसकी कॉस्ट थी 4,000। तो भाई हमने ये अभी ट्रांजैक्शन पहले भी करी, लेकिन वहां कुछ अमाउंट का मेंशन नहीं था। ये 5th नंबर की ट्रांजैक्शन है। इन्होंने कहा कि हमने गुड्स यूज करे, मतलब हमारी परचेजेस कम हो गई, जो सामान हम खरीद के लाए थे वो कम हो गए हमारे, एंड हमने क्या करा, इससे हमने फर्नीचर बना लिया, हमारी एक असेट फॉर्म हो गई है। अब यहाँ बेटा 5,000 लिखूं या 4,000 लिखूं? 5,000 में बिकते ये गुड्स 4,000 के लाए थे, तो हम तो कॉस्ट प्राइस पे लाए हैं इन गुड्स को, तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करूंगी मैं, तो कॉस्ट 4,000 पे रिकॉर्ड करेंगे कि 4,000 के गुड्स इस्तेमाल हो गए फर्नीचर बनाने में। अब इसका रीजन क्या लिखोगे? फर्नीचर इज एन असेट, असेट हो गया डेबिट, परचेजेस मेरी कम हो गई हैं, एक्सपेंस कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 6th वाले पे, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक। चेक से कमीशन मिली 20,000 की, बैंक में जमा हुई होगी, चेक से मिली है, वेल एंड गुड। इसमें से हाफ कमीशन, हाफ कितना हो गया बेटा? 10,000 एडवांस है। अच्छा 31 मार्च को इसी का ही एडजस्टमेंट करना होगा, एडवांस वाली कमीशन का। कमीशन एडवांस में मिल गई है, अभी हमने कमाई नहीं करी है उसके लिए, और पहले ही कमीशन मिल गई, तो यार ये तो मेरा क्या हो गया, ये तो मेरी लाइबिलिटी हो गई कि मुझे आगे जाके काम करना पड़ेगा कमीशन को पूरा अच्छे से हक से अपना करने के लिए। तो अभी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मेरी लाइबिलिटी है। 6th वाले में 2 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मेरी लाइबिलिटी हो गई, कितने रुपए से? हाफ है 20,000 का बच्चे, तो 10,000 रुपीज। डेबिट किसे करूं? जो कमीशन रिसीव होनी थी मुझे, जो मेरी इनकम थी, वो इनकम कम हो गई है। ठीक है, वो अभी मैंने अर्न नहीं करी है, सो कमीशन रिसीव्ड इनकम मेरी कम हो गई बिकॉज अभी तक मैंने उसे अर्न नहीं करा है और वो एडवांस में मिल गई, तो मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो गई कितने की? 10,000 की। ये मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो गया। कमीशन रिसीव्ड मेरी इनकम होती, इनकम अभी कम हो चुकी है क्योंकि अभी अर्न नहीं करी है, तो मैंने इसे डेबिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, 7th में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए 8,000 का। बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो उसका खर्चा हो गया। 7th पॉइंट, बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस कह रहा है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो गया है भाई 8,000 का, और मैं ये किसे दे रहा हूँ? कैपिटल को दे रहा हूँ, तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो उसे क्रेडिट कर दूंगा 8,000 से।
क्या रीजन रहा इसका भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैपिटल को क्रेडिट कर दिया तो कैपिटल हमारा बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 8th वाला, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बिजनेस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो जब बिजनेस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेगा तो वो इसकी इनकम होगा। 1500 रुपए की इनकम बुक करेगा वो 8th में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम तो क्रेडिट होती है ना, इसलिए मैं क्रेडिट कर रही हूँ 1500 रुपए से। तो डेबिट किसे करता है भाई? वो कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो या तो कैपिटल को डेबिट करते हैं, कुछ बुक्स में ड्राइंग्स को भी डेबिट कर देते हैं, ठीक। रीजन लिखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनकम क्रेडिट, इनकम एंड गेन्स। कैपिटल बेचारा कम हुआ क्योंकि इसे देना पड़ा, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा यार। कैपिटल बेचारा कम हुआ है तो ये डेबिट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स। आपको सब समझ में आ गया होगा। हमने क्लास में क्या क्या करा आज एक बार देखते हैं। हमने प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के बारे में पढ़ा, हमने अक्रूड इनकम के बारे में पढ़ा, हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पढ़ी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री पढ़ी। देन इन द नेक्स्ट पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा, डेप्रिसिएशन करा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करा, अनअर्न्ड इनकम के बारे में पढ़ा, जो फालतू था वो काट भी दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में पढ़ा, एंड फिर हमने एक क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड सॉल्व करा अपना। दिस इज इट फॉर टुडे फॉर दिस लेक्चर। अभी हमारा ये लेक्चर हो चुका है अराउंड 36 मिनट्स का, मैं इसे इतना ही रखूंगी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंट्री एंड अदर क्वेश्चंस एज वेल। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।